हम लोगों का जो अब टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली अभी जैसे बात हो रही थी वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन। वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन को टर्म में अगर इनकेस देखा जाए तो व्हाई डू दे कॉल इट एज वर्किंग लेंथ? क्या लगता है आपको? व्हाई द टर्म वर्किंग लेंथ? एस्टिमेशन तो समझ में आ रहा है, वर्किंग लेंथ मतलब क्या समझ में आता है? व्हाई द टर्म वर्किंग? एरिया में काम करना ओके राइट। सो बेसिकली हम लोग को ये एस्टिमेट करनी है लेंथ जो टूथ की नॉर्मल एनाटॉमी के हिसाब से। लेकिन देखो ये अगर इनकेस आपका एक मैंडिबुलर लेटरल या सेंट्रल लेंथ साइज है, ये लेंथ जो बेसिकली है इस पे हमें काम करना है। क्या बेसिकली आपका जितना भी एरिया है इसको मुझे डेब्री से रिमूव करना है। जितनी भी ये लेटरल एसेसरी कैनाल्स हैं जो हमारा प्राइम टारगेट है बीएमपी का, उसको मुझे क्लीन करना है। इस एरिया पे जा करके ही मुझे फिलिंग भी करनी है एंड इसी एरिया से जा करके मुझे इस जो इन्फेक्शन साइट है उस पर भी काम करना है। तो मेरा डिस्टेंस मुझे कितना ट्रैवल करना है उस हिसाब से आपका वर्किंग लेंथ नाम पड़ा बेसिकली। सो व्हाट डू वी मीन बाय वर्किंग लेंथ इज उस एरिया का लेंथ मेजर करना है या डिस्टेंस मेजर करना है जहाँ पे मुझे काम करना है। सो यहाँ से एंट्री करते हुए इस एरिया का एस्टिमेशन मुझे लेना है। मुझे इस एरिया से फ्रैंकली स्पीकिंग इतना मतलब नहीं होता है जितना इस एरिया से मतलब होता है। इस एरिया की लेंथ को मेजर करना है जहाँ पे मेजर काम आपका होना है या मेजर साइट जहाँ पे इन्फेक्शन की होती है, इस वजह से द टर्म वर्किंग। ठीक, लेंथ ऑब्वियसली एंड देन एस्टिमेशन। हम लोग इसको इन कुछ हेडिंग्स के अंडर पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे मेथड्स आ गया, टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है दो तरीके के मेथड्स, रेडियोग्राफिक मेथड एंड नॉन रेडियोग्राफिक मेथड, जैसे हम लोगों को पता है। सो हम लोग रेडियोग्राफिक भी डिस्कस करेंगे एंड नॉन रेडियोग्राफिक भी डिस्कस करेंगे। नॉन रेडियोग्राफिक में आपके पास बेसिकली जैसे टेक्टाइल सेंस आ गया, आपका पेपर पॉइंट मेथड आ गया, आपका टगबैक आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये एपेक्स लोकेटर आ गया, ये सारे हो जाते हैं आपके नॉन रेडियोग्राफिक मेथड। रेडियोग्राफिक मेथड में जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था आरपीजी एंड योर सीवीसीटीज, ये सारे हो गए आपके रेडियोग्राफिक मेथड्स। क्लिनिकल टिप्स के बारे में हम लोग बात करें तो क्लिनिकल टिप्स में हम लोग वही चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एक्चुअली में डेंटिस्ट को प्रॉब्लम होती है। आप जब वर्किंग लेंथ ले रहे होते हैं तो हम कहाँ कहाँ पे फंसते हैं। जैसे सबसे पहला आप केस में, जैसे सपोजिटली मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक ब्लीडिंग केस आप डिस्कस कर रहे थे, कैनाल प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग कर रही है। वो एक केस होता है जहाँ पे बेसिकली पल्पैल्जिया का जैसे एक कंडीशन है। इस वाले केस में हमारा वर्किंग लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड पेशेंट थोड़ा सा एप्रीहेंसिव होता है इस केस में मुझे कैसे मेजर करना है। या फिर अगर इन केस मैं आपसे बात करूँ कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें आप मल्टीपल शूट्स नहीं ले सकते हैं, उसमें प्रेगनेंसी में आप लोगों को कैसे मेजर करना है। या फिर कई बार एक क्लिनिकल मैंने ये भी देखा है जो पेशेंट्स बेसिकली हाइपरटेंसिव पे होते हैं, जिनका बीपी कार्डियक का प्रॉब्लम होता है, दे आर अ लिटिल एप्रीहेंसिव एंड उनको काम बहुत जल्दी करना होता है। तो मेरे पास में श्योर एंड शॉर्ट तरीका क्या है वर्किंग लेंथ लेने का, सो दैट ऑपरेटरी का टाइम कम हो सके। तो बेसिकली सिस्टमिक कंडीशंस, उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन जीरियाट्रिक पेशेंट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीरियाट्रिक पेशेंट्स के साथ में वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन का क्लिनिकल तरीका, क्योंकि ऐसे वाले केसेस में कई बार आपको कैल्सिफाइड कैनाल्स में मिलती हैं। ये पेशेंट्स थोड़े से एप्रीहेंसिव भी होते हैं एंड कई बार फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ भी होती हैं, यू नो एल्जाइमर्स हो गया या उस तरीके की चीज़ हो गई या ट्रिमर्स हो गया, बॉडी शेक कर रही है। उन वाली कंडीशन में भी हम लोगों को क्या क्या करना होता है हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट को आपको यूज़ करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में, मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि विच टूथ विच इंस्ट्रूमेंट। हर कैनाल का अलग अलग साइज है, सो कैनाल डिपेंडेंट होता है ये इंस्ट्रूमेंट का साइज। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंट क्लिनिकल केसेस, वो हम लोग डिस्कशन में डालेंगे। ठीक है, डिफरेंट केसेस जैसे डायलेसरेटेड कर्व कैनाल, ओपन एपेक्स, रिजॉर्प्शन केसेस, योर एब्सेस केसेस, दैट ऑल विल कम अंडर डिस्कशन पार्ट क्लिनिकल डिस्कशन एस्टिमेशंस में। स्टार्ट करते हुए सबसे पहले रेडियोग्राफिक मेथड एंड योर नॉन रेडियोग्राफिक मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे ज़माने से यूज करते हुए रेडियोग्राफिक। अब अगर इनके हम बात करेंगे रेडियोग्राफिक मेथड की, तो रेडियोग्राफिक मेथड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम पढ़ा स्लॉग रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इम्पोर्टेंट है? एक ही टूथ के अंदर कई बारी अगर इनकेस ये आपका एक मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टूथ इज मोर डिफिकल्ट टू वर्क एंडोडोंटिकली, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं चॉइसेस यहाँ पे डालूँ, मैक्सिलरी 8 मोलर, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, क्या लगता है? 4, मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर एंड मैक्सिलरी 8 मोलर, क्या लगता है विच इज डिफिकल्ट? ऐसे देखा जाए तो मैंडिबल इजी होता है, लेकिन मैंडिबल फर्स्ट मोलर तो टफ होता है केस। ओके, तुम्हारा क्या चॉइस है निबुलर? फर्स्ट मोलर? नो, मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर इज द टफेस्ट टूथ टू डील विद। हम लोगों को लगता है छोटा सा दांत, जरा सा दांत, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल कैनाल्स होने के चांसेस मैंडिबुलर सेंट्रल और लेटरल्स में होती हैं। सो इस वजह से अगर इनकेस देखो तो ये आपको सामने से इस तरीके से दिख सकता है, जो तुमने उस दिन आइडेंटिफाई किया था, ये यहाँ से गायब हो गया होगा। अब अगर इनकेस इसको स्लॉप रूल में करके देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा चौड़ा क्राउन ऐसे करके दिखेगा, चौड़ी रूट ऐसे करके दिखेगी, एंड इस तरीके के एनाटॉमी देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, इनमें से ये वाली हमेशा मिस हो जाती है क्योंकि हम यहाँ से एंटर कर रहे होते हैं। सो अगर इनकेस इस दांत को इस तरीके से देखो, इस तरीके से जब एंटर कर रहे होते हैं तो हमारी इस कैनाल के अंदर तो इंस्ट्रूमेंट चला जाता है, बट ये वाली कैनाल हमेशा मिस हो जाती है, एंड विच इज द मेजर रीजन व्हाई दिस टूथ गोज फॉर एंडोडोंटिक फेलियर। ठीक है, इसको टेक्निक है, तरीका है करने का, वर्किंग लेंथ एस्टिमेट करने का, तो हम लोग उसके बारे में बात करें। स्लॉग एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है जो आपको हर जगह पे हेल्प करती है। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि मेरे पास में सबसे पहले कैनाल्स कितनी है। सो रेडियोग्राफ में सबसे पहले आप स्लॉग लेंगे, जैसे हम लोग ने बात करी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था इसके बारे में। सेकंड नंबर पे एक आर्बिट्ररीली अभी तक ग्लोबली टूथ नंबर्स बताए गए हैं, एंड उसके हिसाब से उनकी लेंथ्स भी बताई गई हैं। जैसे सपोजिटली मैं बात करूं मैंडिबुलर मोलर की, अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, अप्रॉक्सीमेट लेंथ आपको क्या लगता है कितनी होती है? 3 mm क्या होती है अप्रॉक्सीमेटली? 17 नहीं, मैंडिबुलर मोलर की अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती है 21 के आसपास। ये ग्लोबली है, जैसे कि नाइन की बात हो रही है, ये ग्लोबली है। हमारे पास में बहुत हजारों केसेस में से एक बीच की एक फिगर निकाली गई, जैसे आपकी वीडियोस में दिया गया है, लेंथ ऑफ द रूट एंड क्रोनोलॉजी ऑफ द टूथ, ये बताने के बाद के हिसाब से लिखा गया है। सो 20.5 एंड 21 की रेंज में हमारा मैंडिबुलर मोलर मिलेगा। सपोजिटली मेरे पास में रेडियोग्राफ है और रेडियोग्राफ से आपको एंटर करना है, रेडियोग्राफ में डिस्टॉर्शन हो गया है, शॉर्टनिंग लेंथनिंग हो गई, लेकिन आपको दूसरी चीज ये पता है कि अप्रॉक्सीमेटली 21 के आसपास ये लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, सो आप करेंगे क्या, वो रेडियोग्राफ लेने के बाद में, एक्सेस ओपनिंग आपने करने के बाद में, आप डिफरेंट टूथ का लेंथ आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने बात करी मैंडिबुलर मोलर्स की अप्रॉक्सीमेट होती है 21 के आसपास। ठीक है, आप इस पे जाइए। अगर इनकेस हम लोग कैनाइन की अपर कैनाइन की बात कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली, क्या लगता है? एग्जैक्टली 23 के आसपास। ठीक है, सो मैक्सिलरी कैनाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये इस तरीके की, ये सारा का सारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। सो हमारे पास में एक रफली फिगर है। अब जैसे सेंट्रल इंसाइजर्स की बात करें तो उनकी लोअर सेंट्रल इंसाइजर्स की या मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर मतलब 21 के आसपास में आ जाएगी। सेंट्रल इंसाइजर्स की, लोअर सेंट्रल इंसाइजर की बात करें तो 19.5 के आसपास में आ जाएगी, 20 मैक्सिमम। सो बेसिकली ये लेंस हम लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। इसका चार्ट आप लोगों को मैं वो उस पर आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, सो ये एक आइडिया हो गया कि इससे हम लोगों को एंटर करना है। इसके बाद में बेसिकली थर्ड नंबर पे आ जाता है, अगर इनकेस हमारे पास में ऐसा वाला टूथ है जहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आपके रूट आते आते गायब हो गई, जैसे ऐसे देखो, इस तरीके से। ठीक है, ये एक मैंडिबुलर मोलर जिसकी रूट टिप आपको इस तरीके से कर्व दिख रही है। आपसे मैंने लास्ट टाइम जैसे बात करी थी कि हम लोगों को ज़रूरी है स्लॉग रूल लेना। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, इसको ऐसे देखोगे
तो यहाँ से ये वाली कैनाल तो आपको यहाँ से एंड होते हुए दिखेगी नॉर्मली, ये वाली कैनाल यहाँ से जो जा करके लोगे तो यहाँ आने के बाद में गायब हो जाएगी, यू विल नॉट सी द टिप हियर। ये बेसिकली एक साइन है कि ये एक डाइलैसरेटेड रूट है, इधर का कैल्सिफिकेशन मतलब ये इस तरीके से, तो इधर का कैल्सिफिकेशन और इधर का कैल्सिफिकेशन दोनों ने मिल करके इस जगह की रूट को जो आपकी कैनाल है उसको रेडियो ओपेक कर दिया, रेडियोलुसेंट होने के बजाय। इसका आप स्नॉब रूल लेंगे तो हो सकता है आपको ये रूट इस तरीके से दिखे, ठीक है। सो द कैनाल इज कमिंग हियर एंड गोइंग हियर व्हिच इज नॉट एविडेंट इन अ रेडियोग्राफ, ठीक। सो बेसिकली ये भी आपको करना जरूरी है। अभी हम सिर्फ रेडियोग्राफ्स के स्लॉप पे ही चल रहे हैं, हम लोग को करना क्या है, ठीक है। इसके बाद में ये तो सारा हो गया एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आप रेडियोग्राफ में लगाएंगे। इसके बाद ये हो गया आरबीजी का टेक्निक जो हमको शूट करना है, या फिर आईपीए का टेक्निक, दिस इज आरबीजी। अब इसके बाद में हायर एंडर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका सीबीसीटी रिपोर्टिंग्स आ जाती हैं। सीबीसीटी में बेसिकली क्या है कि इट इज अ 3 डायमेंशनल रिकंस्ट्रक्शन। अब उसके ऊपर आपको आइडियल हो सकता है आरबीजी में लॉन्गनिंग शॉर्टनिंग इस तरीके की आपको चीज़ों की प्रॉब्लम है, बट अगर इनके हम लोग बात करें सीबीसीटी में ऐसा कुछ नहीं होता, वो आइडियल एंगल पे होता है एंड दोज आर स्लाइसेस बेसिकली। उसमें आपका 3D कंस्ट्रक्शन मतलब आपका 0.5 0.05 तक का आपका मेजरमेंट करा जा सकता है। तो उसके मेजरमेंट्स हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम बात करी थी सॉफ्टवेयर में जिससे इस तरीके से होते हैं, आपको अपने आप मेजर कर लेंगे। आपका जो कर्वेचर है वो भी उसमें मेजर हो जाता है। जैसे सीबीसीटी में हम बात करें, अगर रेडियोग्राफ में थोड़ा सा टफ होता है, जैसे यही वाला टूथ इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी, ये इस तरीके से है, ठीक है। इसका स्लॉप से आपको पता चला या कुछ है, तो व्हाट दे विल डू इज यहाँ से एक कर्वेचर यहाँ तक का मेजर करेंगे हम लोग एंड यहाँ से यहाँ तक का एक कर्वेचर मेजर करेंगे। ये चीज़ आरबीजी में पॉसिबल नहीं हो पाती है। अगर हम स्लॉप लेने की कोशिश करेंगे तो पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। कर सकते हैं बट डिस्टॉर्शन के साथ में इमेज में आपको वर्किंग लेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक सीबीसीटी रिपोर्टिंग करा लेनी चाहिए सिंगल टूथ की एंड उससे आपको आराम से ये मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब हमारे पास में आ जाता है नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक। नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक में बेसिकली हमारे पास में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो हमारे पास में कई बार क्लिनिक में काम आती है। जैसे सबसे पहले पेशेंट आपके पास में आता है एंड आपके सपोजिटली योर इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग, सपोजिटली योर ऑपरेटरी का जो इन्वर्टर है या जनरेटर है या लाइट है नॉर्मल दैट इज नॉट वर्किंग। ऐसे वाली कंडीशन हमको करना क्या होता है, तो जैसे टेक्स्ट बताता है सबसे पहले पेपर पॉइंट मेथड, ये वो मेथड है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। पेपर पॉइंट सिर्फ वर्किंग लेंथ के लिए यूज़ नहीं होता है, पेपर पॉइंट उन केसेस के लिए भी यूज़ होता है जहाँ पे आपके कैनाल रूट के अंदर इस तरीके का परफोरेशन होता हो, ठीक है। कई बार होता क्या है कि हम लोगों ने यहाँ से कटिंग करने की कोशिश करी, बर डाला एंड बर डालने के बाद में अल्ट्रासोनिक डाला एंड बाहर निकल गया। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे अल्ट्रासोनिक कैनाल के अंदर यूज़ कर रहे थे एंड वो कई बार इस तरीके से आपकी रूट को काटते हुए बाहर जा सकता है। पहला गलती इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा जिपिंग। जिपिंग बेसिकली क्या होती है कि इस तरीके से आपने कैनाल का वर्किंग लेंथ आपने लेने की कोशिश करी एंड बीएमपी करते 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 ये सरफेस पतली होती चली गई एंड होते होते यहाँ से ये खुल गई, ठीक है। सो जिपिंग इज अ बिगर डैमेज दैट यू हैव कॉज्ड बिकॉज ऑफ योर हैंड फाइल। यहाँ पे होता क्या है, इस तरीके से आपने हैंड फाइल डाली एंड ये यहाँ पे जा रही है, ये फाइल इस जगह से जब कर्व होती है तो ये बाहर की तरफ जाती है, नॉर्मल है। अगर आप किसी एक वायर को बेंड करके देखो या कुछ करके देखो तो एंगल से वो बाहर की तरफ जाती है, यहाँ पे जिपिंग कर देगा। इसको मेजर करने के लिए पेपर पॉइंट मेथड इज द आइडियल टेक्निक, ठीक, क्लिनिक्स में, या फिर आप सीबीसीटी करा लो सेकेंड नंबर। कैसे, आपने यहाँ पे अगर इन केस मैंने इंस्ट्रूमेंट डालने की कोशिश करी तो हो सकता है जिपिंग भी ज़्यादा हो जाए या हो सकता है ये इंस्ट्रूमेंट बाहर चला जाए। लेजिंग का बताता हूँ, ठीक है। आई एम टॉकिंग, अभी हम लोग बहुत अच्छा वी टॉक अबाउट लेजेस ऑल्सो, अभी करते हैं नेक्स्ट में। सो जैसे ही आपने जिपिंग वाला केस देखा या जहाँ पे देखा आपने कि कैनाल में से फ्रेश ब्लड आ रहा है, बहुत क्लिनिकल साइन है कि जब भी आप के रूट के अंदर कुछ खराब हुआ है या आप पेरिडोनशियम से कांटेक्ट में आए, इमीडिएटली फ्रेश ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट विल नॉट स्टॉप। और वो फ्रेश ब्लड इज अ क्लियर कट साइन कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है, ठीक है। या तो आप पेरियोपाइकली चले गए
या फिर आपने रूट में परफोरेशन मार दी, ठीक है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या, पेपर पॉइंट, आप पेपर पॉइंट लीजिए एंड जैसे ही आप डालेंगे आप उसको चेक करते रहेंगे कहाँ पे आकर के वाइट हुआ है या कहाँ पे रेड है। जहाँ पे रेड हो गया उस जगह है आपकी जहाँ पे परफोरेशन हो रखा है। रिपेयर करने के तरीके हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि लेज क्या होती है। ये होती है लेज। बेसिकली होता क्या है कि आपने ऑल ऑफ अ सडन, जैसे सपोजिटली ये कैनाल थी आपकी, अभी हम लोग जब इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे तो इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग ये भी। Immediately inserting a larger instrument into a canal causes removal of dentine coronally and at the middle, and ये जाते जाते जब कैनाल नीचे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही होती है, नीचे नैरो हो रही होती है, वो वहाँ पे जा करके अपना स्पेस इंस्ट्रूमेंट बनाता चला जाता है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है आपका, ये इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह बनाता चला जा रहा है हैंड फाइल, एंड यहाँ आने के बाद में इसको एक एक्स्ट्रा काट देता है किसी एक तरफ से, ज़्यादातर कर्वेचर के ऑपोजिट साइड में काटता है। मतलब अगर इनके ये कर्वेचर इस तरफ है तो इसका जो ऑपोजिट साइड है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट हार्ड होता है उतना कर्वेचर नहीं ले पाता है, इसी वजह से ही नाइटाइज इंट्रोड्यूस करे गए थे, ठीक है। सो हैंड फाइल्स, नॉर्मल स्टेनलेस फाइल्स यही करती हैं। इसको रिमूव करने का तरीका हम लोग फिर आगे बीएमपी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लेजिस को कैसे रिमूव करते हैं। सो यू गॉट द आइडिया। बेसिकली इसको मेजर करने के लिए अगर इनकेस देखें तो पेपर पॉइंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनी, इसके लिए आपको आरबीजी ही लेना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई। सो पेपर पॉइंट का यूज हमारा मेनली कैनाल परफोरेशन, जिपिंग, उनमें यूज होता है जहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, या फिर उन केसेस में भी कर सकते हैं जहाँ पे आपकी ऑपरेटरी की लाइट चली गई है, आप प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, पेरियापाई के लिए आप चले जाएंगे जहाँ पे पेशेंट सेंसिटिव हो जाएगा, या तो वो होगा वर्किंग लेंथ, या फिर जहाँ ब्लीडिंग स्पॉट दिख जाएगा वहाँ पे वो। इस पेपर पॉइंट को अगर इनके जिपिंग वाले एरिया में देखोगे तो अगर ये पेपर पॉइंट है तो किसी एक जगह पे ये ब्लड स्टेन लेकर के निकलेगा बाहर। आप उस हिसाब से लेकर के पता कर सकते हैं कि अगर पेपर पॉइंट मैंने 18 मिलीमीटर का डाला था टोटल में, एंड ये 7 मिलीमीटर पे मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब परफोरेशन 7 मिलीमीटर पे है, कोरोनल से आते हुए नीचे की तरफ, सर्वाइकल एरिया से नीचे। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? ओके। अब इसके बाद वाला जो टेक्निक आ जाती है नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक में, तो वो आ जाती है टैक्टाइल सेंस, जिसको हम लोग टग बैक भी कई बार बोल लेते हैं कि हमारा क्या है ये रिस्पॉन्स। टैक्टाइल सेंस मतलब आपके फिंगर का रिस्पॉन्स, आपको ये पता चल रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये आपके सेंस से पता चलता है, एंड दैट कम्स आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इनिशियली आने में थोड़ा सा मुश्किल होती है, क्योंकि इनिशियली हम लोगों की वो स्क्रूइंग करने की जो हैबिट होती है उससे टैक्टाइल सेंस नहीं आता। टैक्टाइल सेंस हमेशा छोटे साइज से आता है। आप कैनाल के अंदर अगर इनकेस जा रहे हैं और साइड से फ्रिक्शन लेते हुए जा रहे हैं, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, एंड आप कैनाल के अंदर जा रहे हैं, आप साइड से फ्रिक्शन लेते हुए अगर इनकेस जाएंगे नीचे, ये कभी भी टैक्टाइल सेंस नहीं मिलने वाला है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज टू बी अ लिटिल फ्री। जब ये फ्री रहेगा तब ये साइड के फ्रिक्शंस नहीं लेगा, एंड उसकी वजह से होगा क्या अल्टीमेटली, सबसे ये है, आपने छोटा इंस्ट्रूमेंट लिया, आपको नीचे जाने के बाद में यहाँ फ्रिक्शन देगा जहाँ रिक्वायर्ड है, ठीक है। दैट विल गिव यू द आइडियल टैक्टाइल सेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज टग बैक। मतलब जैसे कुछ फंस गया हो, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया। माय गाइड यूज्ड टू टेल मी कि ऐसा लगता है कि जैसे somebody has held you from inside, एंड जैसे ही आपने छोड़ा, एंड इसमें होता क्या है, ये अगर इन केस आपको एक बार टग बैक मिला, हो सकता है 2 बार मिल जाए, तीसरी बार में क्या होगा, ये डेंटिन यहाँ से कट हो चुका होगा। सो आपको एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा इस टग बैक के लिए, विच इज मोर डेंजरस, ठीक है। इस वजह से यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, फीबल, हल्के हाथ से, फेदर हैंड से आपको नीचे जाना चाहिए, एंड देन यू कैन गेट दिस टग बैक, ठीक है। बात समझ में? अनदर नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक, इसमें बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट्स में जब बात करेंगे तो इसी टग बैक के बारे में हम फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये किस इंस्ट्रूमेंट से किस कैनाल में मिलता है आइडियली, ओके। इसके बाद वाला बेसिकली जो आ जाता है, दैट इज योर एपेक्स लोकेटर, इंटरेस्टिंग वन, जिसके बारे में दुनिया इस समय बात करती रहती है कि आपको एक नया इंस्ट्रूमेंट खरीद लेना चाहिए, एपेक्स लोकेटर्स। एपेक्स लोकेटर्स बेसिकली डिफरेंट जनरेशंस के आ रहे हैं, अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बता रही है। सबसे बढ़िया अभी तक का जो प्रूवन है वो जे मोरेटा है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एपेक्स लोकेटर। उसके नीचे वाली जो कंपनी, उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी में कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी में या किसी न किसी में
डिफॉर्मिटी है बेसिकली, अगर इनकेस देखा जाए डिस्क्रिपेंसी है, डिफॉर्मिटी डिस्क्रिपेंसी है वर्किंग लेंथ में। होता क्या है बेसिकली, ये 4 जनरेशंस के ऊपर बेसिकली बनाए गए, फ्रिक्शन बेस बनाए गए, इम्पीडेंस बेस बनाए गए, एंड देन मल्टीपल फ्रीक्वेंसी पे बनाए गए, एंड देन इन कॉम्बिनेशन विद योर एंडोमोटर्स बनाए गए। अब बात यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक है, चलता कैसे है बेसिकली कि ये यहाँ पे एक मॉनिटर बना देते हैं जिसके ऊपर इस तरीके के ग्रिड्स होते हैं। अब इस लोकेटर निकाल लो, दिखा लो, ठीक है। उसके बाद में इसमें 2 तरीके के वायर्स होते हैं, एक होता है जो कि कॉर्ड होती है जो कि पेशेंट के कोलेस्ट्रॉल में जाकर के फिट होती है। सेकेंड के ऊपर एक इस तरीके का एक अटैचमेंट होता है, इस अटैचमेंट में एक यहाँ पे कॉपर का एक अटैचमेंट होता है, ये एक हुक होता है जिससे आप यहाँ से इसको पुल कर सकते हैं स्प्रिंग से, एंड दिस हुक होल्ड्स द फाइल बेसिकली, ये फाइल को होल्ड करता है। अब करना क्या है बेसिकली, इसको ये बोलते हैं कि यू नीड टू प्लेस इट इनटू द कैनाल, ये सर्वाइकल एरिया इस तरीके से आपको डालना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट दे से कि आपकी कैनाल ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। कई बार हमारी कैनाल ड्राई भी होती है, कई बार ड्राई नहीं भी होती है, जो कि एक मेजर कंस्ट्रेंट है एपेक्स लोकेटर्स का। व्हाट दे से इज कि आप इसको वेट में भी डाल सकते हो, ड्राई में भी डाल सकते हो, बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज एक्सेप्ट फॉर जियोमोनिटर, अगर इनकेस आप कोई भी एपेक्स लोकेटर यूज कर रहे हैं, अगर इनकेस आप कैनाल के अंदर डालते हैं, वेट कैनाल के अंदर डालते हैं, इसमें डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, इट डज नॉट गिव यू दैट रिजल्ट जो आपको चाहिए, ठीक है। सो व्हाट दे डू इज आप इसको होल्ड करके नीचे चलते चले जाइए, ये जो नीचे चलता चला जाता है, एक लेवल आता है जब आप कैनाल के बाहर निकल रहे होते हैं। जब ये बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये चार्ज बैटरी है, इसके अंदर से एक और वायर की है, ये सारा मेटल है बेसिकली, ये कॉपर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यहाँ पे जाने के बाद में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है, जो कि बॉडी के कनेक्शन से आने के बाद में एक कंप्लीट सर्किट बना लेती है, तभी यहाँ पे ये रेड दिखने लग जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसको अगर इन केस हम बेसिक लैंग्वेज में समझें, जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं है आप सेफ हैं, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो एपेक्स लोकेटर ये बोलता है कि यहाँ से आप 1.52 mm ऊपर रखिए, बस वो इतना बताता है। तो आपकी जो कैनाल का जो साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से आप फाइल डालिए, फाइल डालने के बाद में इसको 1.5 या 1 mm या 2 mm जितना जैसे जैसे आपका प्रेसिशन बढ़ता जाता है, 0.5 तक एपेक्स लोकेटर बता लेता है। तो ये डिस्टेंस 0.5 mm अगर इनके शॉर्ट है आप सेफ हैं, मतलब आप ग्रीन दिखेंगे, येलो दिखेंगे, ग्रीन दिखेंगे, एंड देन उसके बाद में रेड दिखेंगे। रेड मीन्स यू आर इन डेंजर, मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज आउट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, फॉर यहाँ पे रेड हो जाएगा एंड बीप करने लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर एपेक्स लोकेटर। मैं पॉज कर लूँ। हम लोगों को क्लिनिकल टिप्स, ठीक है। अभी क्लिनिकल टिप्स में हम लोगों को रेडियोग्राफ सॉरी वर्किंग लेंथ कहाँ तक लेनी है वो इम्पोर्टेंट है समझना, उसके बाद में हम लोग क्लिनिकल टिप्स में आएंगे। अगर इनकेस इसको इस तरीके से देखो, देखिए आपकी कैनाल, ठीक है। हमारा ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके ऊपर वाले एरिया पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी एरिया की होती है। अगर इसको मैं जूम करके देखूं तो ये जूम करके इस तरीके से दिखता है, एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। हमें काम बेसिकली यहीं पे करना है, तो इसको यहाँ पे हमने जूम किया हुआ है। ये बेसिकली आपका अगर इनकेस देखें तो ये एरिया आपका और ये एरिया, सॉरी स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ का एरिया अगर इनकेस देखोगे, ये डायमेंशंस और ये डायमेंशंस में आपको फर्क दिखेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में पढ़ते चले आ रहे हैं। आपकी जो वर्किंग लेंथ होती है वो बेसिकली हमें यहाँ रखनी होती है, विच इज कॉल्ड एज माइनर कंस्ट्रक्शन। ये माइनर कंस्ट्रक्शन का एक एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है कि यहीं पे ही आपका सीमेंटोडेंटाइनल जंक्शन होता है, मतलब जो आपका सीमेंटम है बेसिकली वो यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है, यहाँ से डेंटिन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल सीमेंटम, दिस इज डेंटिन एंड दिस इज सीमेंटम, ठीक है। सो सीमेंटोडेंटाइनल जंक्शन यहाँ, ये आपका कहलाता है मेजर कंस्ट्रक्शन। नीट का भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लिनिकल उसमें भी पूछा जाता है कई बार वाइवास वगैरह में,
दिस थिंग इज कॉल्ड एज मॉर्निंग ग्लोरी, एक टर्म यूज होता है, ठीक है, जानकारी के लिए बस। हमारा जो वर्किंग लेंथ है वो बेसिकली माइनर कंस्ट्रक्शन पे आके खत्म हो जानी चाहिए, इसके नीचे नहीं जानी चाहिए। क्यों? इसके नीचे आपके ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स सारे टफ्ट्स होते हैं। यही एपेक्स लोकेटर यहाँ तक आने के बाद में बीप करने लग जाता है, इसके बाद अगर आप जाएंगे तो, ठीक है। सो आप जैसे कभी आपने देखा इसका जो शेप है बेसिकली कैनाल के अंदर का, कैनाल के अंदर आने के बाद में योर वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे एक हो जाती है कि यही यंग पेशेंट है और यही अगर एल्डरली पेशेंट है तो क्या होने वाला है, ठीक है। ये यंग पेशेंट है तब तो ये चल जाएगा माइनर कंस्ट्रक्शन पे। कई बार रेडियोग्राफ्स जब हम लोग लेते हैं एल्डरली पेशेंट के तो उनमें प्रॉब्लम्स होती हैं क्या। एक नीट का अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ कुछ राइट नीट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे रूट लेंथ में क्या होता है, इंपॉर्टेंट सुनना। As the age of the patient increases, the length of the root increases, decreases, remains the same, none of the above. क्या लगता है आंसर? हाँ? ओके, आपको क्या लग रहा है? सर इंक्रीज है। आपको क्या लग रहा है? Increases. The length of the tooth की बात नहीं हो रही है, लेंथ ऑफ द रूट की बात हो रही है। बेसिकली रूट लेंथ विल डेफिनेटली इंक्रीज, द क्राउन लेंथ डिक्रीजेस बट द अच्छा क्राउन लेंथ जब डिक्रीज होगी तो क्राउन ज़्यादा स्पीड से रिट्रीट होता है तो टूथ की भी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, लेकिन सिर्फ रूट लेंथ की अगर हम बात करें तो वो हमेशा इंक्रीज होती है। इसलिए इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाती है, ये आपका हो गया यंग इंडिविजुअल, अगर एल्डरली है तो ये ऐसे 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 लेयर दर लेयर सिमेंटम की बढ़ती चली जाएगी। वही हमें रेडियोग्राफ में कंफ्यूज करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रूट लेंथ यहाँ पे है लेकिन एपेक्स आपकी यहीं है, ये टोटल लेंथ हो सकती है। माइनर कंस्ट्रक्शन हमेशा एक ही जगह मिलता है, मेजर कंस्ट्रक्शन इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, ठीक। एपेक्स को ही मिलेगा, एपेक्स को मिलेगा। सो माइनर कंस्ट्रक्शन यही मिलेगा पूरी जिंदगी एक इंडिविजुअल को, लेकिन अगर मेजर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो शिफ्ट होता रहता है। क्यों? क्योंकि देयर लेयर सीमेंटल डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गया पॉइंट ये। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग, हम लोग आ जाते हैं आपके पल्पैल्जिया, ठीक है। ये जो पल्पैल्जिया है बेसिकली इज अ कंडीशन वेयर द पल्प इज इन्फ्लेम्ड। ऐसे वाले केसेस में आपको पल्प पॉलिप भी दिख सकता है, जैसे आपका टूथ अगर इनकेस देखें तो ये इस तरीके से आपको डिकेट दिखेगा, ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में आपका ये पूरा का पूरा जो पल्प है ये इस तरीके के टफ्ट में होता है, ठीक है, एंड विच इज टोटली डिकेड, ठीक है। ऐसे केस में जब भी आप वर्किंग लेंथ एस्टिमेशन करेंगे दो प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट को सीवियर पेन होता है, सेकंड नंबर में सीवियर ब्लीडिंग होती है विच मेक्स द साइट वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, ठीक है। ऐसे वाले केसेस में जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैसे कम करें, याद है कुछ? पल्पैल्जिया को कंट्रोल करने के लिए क्लिनिकल डायग्नोसिस वाला जब चैप्टर लिया था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर इनकेस आपके पास में ऐसा पल्पैल्जिया का केस आ जाए तो आप उस दिन स्टार्ट मत करो क्योंकि सीवियर ब्लीडिंग होनी है। जेडोई के डाल के छोड़ देना। एग्जैक्टली, सो जेडोई का पेस्ट विल हेल्प इन दिस। क्यों हेल्प करेगा? एक तो सबसे पहले वो श्रिंक कर देगा पल्प को, एंड सेकेंडली जो भी उस जगह का पेन है उसको भी थोड़ा सा सबसाइड कर देगा, बिकॉज यूजनॉल का ऑप्टेंडेंट इफेक्ट होता है, सेडेटिव होता है इन नेचर, सो दैट विल कॉज सेडेशन टू द पल्प एंड जितना भी इस जगह का जो स्वेलिंग है उसमें भी उसको कमी हो जाएगी ड्यू टू द प्रेशर। नेक्स्ट टाइम जब ये पेशेंट आएगा तो ये अपने आप स्क्वीज होकर के इतने लेवल पे शायद ये पहुंच चुका होगा। अब आप इसको एनेस्थेटाइज करिए, आराम से उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ब्लीडिंग भी कम होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे वाले केसेस में अगर मैं एपेक्स लोकेटर यूज करने की कोशिश करूंगा बहुत चांसेस हैं कि रिजल्ट सही ना मिले मुझे। सो आइडियली अगर इनके ऐसा केस है तो आपको रेडियोग्राफ ही लेना चाहिए या टेक्टाइल लेना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंड इज प्रेग्नेंट फीमेल्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हमेशा से चलता चला आ रहा है, रेडियोग्राफ लें कि रेडियोग्राफ ना लें, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्रेग्नेंट फीमेल्स का रेडियोग्राफ नहीं ले सकते हैं। लोगों में ये क्लियरली ये मेंशन कर दिया गया है एंड अभी तक फॉलो हो रहा है, रेडियोग्राफ लेना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू शुड अवॉइड टेकिंग रेडियोग्राफ्स, आप मिनिमाइज करिए अपने रेडियोग्राफ। जैसे अगर इनके रूट कनाल करनी है तो आप उनको अपना लेडी एप्रन वगैरह पहना करके यू कैन शूट अ रेडियोग्राफ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आरवीजी का एक्सपोजर आप 0.07, 0.1, 0.2 पे अगर रख लेते हैं सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0, ठीक है। सो आप रेडियोग्राफ शूट कर सकते हैं लेकिन कम शूट करना है, ठीक है। ये अपना डाउट पहले क्लियर कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चलता है। एक बार स्टूडेंट ने मेरे से आकर पूछा कि सर पेशेंट तो प्रेग्नेंट है तो मैं तो काम ही नहीं कर सकता इसके ऊपर। मैंने भाई क्यों नहीं कर सकते हो, तो कहने सर रेडियोग्राफ ही नहीं ले पाएंगे। मैंने कहा ऐसा है ही नहीं, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू कैन शूट। कॉलेज में तो ऐसा ही है, नहीं करने कॉलेज का ही कहानी बता रहा हूँ, कॉलेज में कोई आया था मेरे पास, डायग्नोसिस करते हैं तुरंत देते हैं। वो गलत है। एंड एक्सपेक्ट जस्ट थिंक अबाउट दैट पेन दैट द फीमेल इज हैविंग। एक तो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी ऊपर नीचे हो रखी है, द लोड्स दैट शी इज हैविंग एंड ऊपर से पल्पल पेन बेसिकली। इसका एक्सपोजर मैक्सिमम कितना होता है, ज़्यादा होता है? आरबीजी का मिनिमम होता है 0.1 तक जाता है। डिजीजेस अगेन है इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिस्टमिक डिजीजेस मतलब जैसे अगर इनके कोई पेशेंट आपका हाइपरटेंसिव हो रखा है, थायराइड का पेशेंट हो रखा है, या जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, किसी की इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, उन पेशेंट्स में आपको अगर इनकेस वर्किंग एंड एस्टिमेशन करना है तो आप कैसे करेंगे, आप मिनिमाइज करिए अपने शूट्स बेसिकली। उन पेशेंट्स में नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक्स के ऊपर आप ज़्यादा भरोसा करिए, जैसे पेपर पॉइंट, जैसे टेक्टाइल सेंस, जैसे एपेक्स लोकेटर्स, ठीक है। आप रेडियोग्राफ्स कम से कम शूट, ऑलरेडी वो इतना रेडियोथेरेपी कोई ले रहा है अपने ऑन्कोलॉजी के लिए एंड देन यू आर एक्सपोजिंग हिम एक्स्ट्रा। सेकेंडली एल्डरली पेशेंट्स, बार बार फिल्म लगाना, बार बार आरबीजी लगाना क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम टू द पेशेंट बेसिकली। कोशिश ये करो कि पहले मैं आपको नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक से काम हो जाए rather than going on to direct radiographic technique। जीरियाट्रिक पेशेंट्स, मॉर्निंग अपॉइंटमेंट जैसे टेक्स्ट कहता है उसके पीछे रीजन ये, दे अपीयर फ्रेश, दे आर फ्रेश। शाम तक होते होते हर किसी को लेथार्जी हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। मेरे पास में कई पेशेंट्स जैसे रात के टाइम के अपॉइंटमेंट एल्डरली लोग मना कर देते हैं, ड्राइविंग में मुश्किल होती है। सो प्लान है अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट। जीरियाट्रिक पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, द लेंथ ऑफ द रूट। हो सकता है आपको दिख रहा हो कि आपकी रूट लेंथ की पेशेंट की लेंथ इतनी है, बट माइनर कंस्ट्रक्शन पे ही आपको रुकना है, मेजर कंस्ट्रक्शन पे नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो गलत है, बिकॉज क्यों है, ऑफ मल्टीपल सीमेंटल डिपोजिशंस, ठीक है। सो दिस इज टू बी लेफ्ट, यहीं पे आपको रुक जाना, ठीक है। कंडीशन जिसमें आपको मुंह ओपन करने में मुश्किल हो रही है, ऐसे वाले केसेस में भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप नॉन रेडियोग्राफिक टेक्निक पे जाएं। डोंट गो फॉर टेक्निक रेडियोग्राफिक टेक्निक्स। सेंसर का साइज बड़ा होता है, व्हेन यू आर इंसर्टिंग इट एंड विद द इंस्ट्रूमेंट आल्सो एंड विद द सेंसर आल्सो, तब उसमें दो तीन चीज़ें मुंह में रखोगे तो पेशेंट को डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ये भी कर सकते हो कि ट्रिस्मस के पेशेंट को अगर इनके साथ आपको डील करना है, एंडोडोंटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले एक पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट्स आप अपनी तरफ से स्टार्ट कर लें, या एक फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर लें जिसकी वजह से मौत होनी उसकी और होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्या है, आपको अलग अलग कैनाल, जैसे मैं बात करता हूँ सेंट्रल से लेकर के चलते हैं, सेंट्रल इंसाइजर, मैक्सिलरी, और नाम बताओ, दांत के नाम बताओ। हाँ, लेटरल इंसाइजर, कौन सा, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, बोल फेवरेट जो भी मन में है बोलो। मैक्सिलरी बोलो, रवि बोलो, कौन सा चाहिए, कैनाइन कौन सा, मैक्सिलरी बोलो। नेक्स्ट कौन सा, लेटरल, मैंडिबुलर, और बोलो, मुझे 10 नाम लिखना है तेरे, 3 मैक्सिलरी फर्स्ट, और बोलो, मोलर है, हाँ हो गया। thicker in size will have larger number of file size, ठीक है। हम यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली, ये जानने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये डिवाइड कर लें कि इंस्ट्रूमेंट्स होते कौन कौन से हैं। सो वी गॉट 3 टाइप ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इनिशियल फाइल साइज, देन पेटेंसी फाइल्स एंड
मास्टर अपाइकल फाइल। ठीक है, ये 3 तरीके की फाइल्स होती हैं जो हम लोगों को वर्किंग लेंथ के समय इस्तेमाल करनी पड़ती हैं टिल बीएमपी। अगर स्टार्ट करें तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद द पेटेंसी फाइल। जैसे नाम बता रही है पेटेंसी फाइल, मतलब हमें उस जगह की पेटेंसी चेक करनी है, मतलब हमें पाथ देखना है कि वेदर द पाथ इज क्लियर और द पाथ इज नॉट क्लियर। सो सपोजली अगर इन केस इस तरीके की एनाटमी जो हम लोग टूथ लेके चले थे, इस तरीके की एनाटमी है, इसमें सबसे पहले हम लोग पेटेंसी फाइल डालेंगे। ठीक है, पेटेंसी फाइल्स का अगर इनके साथ देखोगे साइज तो 6, 8, 10, ये जो स्टार्टिंग से जो बनाई गई पिंक, पर्पल एंड ग्रे, यही वो फाइल्स है बेसिकली जिनको हम पेटेंसी फाइल के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले इस तरीके के एनाटमी में आपको अपनी पेटेंसी फाइल डालनी है, या फिर अगर इनकेस कहीं पे आपको कैल्सिफिकेशन दिख रहा है, कहीं पे आपको फॉरेन बॉडी दिख रही है कैनाल के अंदर, तो भी आपको पेटेंसी फाइल से चेक करना है कि बाईपास हो रहा है कि नहीं, कि पैसेज क्लियर है कि नहीं, कि वो कैनाल क्लियर है कि नहीं। बात समझ में आएगी पेटेंसी चेक करने के लिए। सेकंड नंबर आ जाती है इनिशियल फाइल। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? यस सर। उसके बाद में आ जाती है इनिशियल फाइल, जैसे जैसे नाम बता रहे हैं 15-20 तक होती है। इनिशियल फाइल साइज। ये इनिशियल फाइल साइज बेसिकली वो फाइल है जो आपका अपाइकल एरिया में माइनर कंस्ट्रक्शन पे रुकने वाली है। ठीक है, इसी से 3